हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। मैं नेम इज प्रशांत सिंह। तो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसका टॉपिक था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे थे। अभी इस लेक्चर में हम उसका अगला पार्ट देखेंगे, यानी कि उसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पहला लेक्चर अभी नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पहला लेक्चर देखे और उसको ऑनेस्टली फॉलो करें, फिर इस लेक्चर पे आए। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स देखे थे वो क्या था? बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें भी प्लस आई माइनस आई, उसके ऑर्डर्स, उसको भी हमने जस्टिफाई किया था। प्लस आई ऑर्डर माइनस आई ऑर्डर को, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं। और मैंने कहा था कि हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना था। दो कंपाउंड थे उनका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना था, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो उसके बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिए थे, मैंने कमेंट्स में देखा, बट इंडिविजुअली रिप्लाई करना तो एक एक को टफ है। तो मैं उसका आंसर यहाँ बता देता हूँ। जिनके भी सही हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं सही है उसको प्लीज फॉलो करिए, ढंग से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड में देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? नॉर्मल कॉन्जुगेशन। क्या? नॉर्मल कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो A is in conjugation with B and C is in conjugation with B, but A and C are not in conjugation with each other। तो क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होगा? यहाँ पे तो रेजोनेंस बढ़ेगा बट यहाँ का घटेगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कंपैरिजन में क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस कम है। इसका मतलब क्या? रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर भी ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे रेजोनेंस कम है, यानी कि इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम है और इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या है? ज्यादा। इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? A इज ग्रेटर देन B। ज्यादातर बच्चों के सही है बॉन्ड लेंथ। और अगर इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता तो क्या हो जाता? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका, तो B इज ग्रेटर देन A हो जाता। ठीक है, हमने कहा था लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था JEE 2013 में, IIT JEE मेंस 2013 में आया था क्वेश्चन, जिसमें पूछा था इन तीनों स्पीशीज की एनर्जी है ना स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी, इसकी। ये इतना इजी क्वेश्चन था ना कि इसको देख के कोई भी बता सकता है और 4 नंबर आसानी से गेन कर सकता है। केवल अपने को ही पॉइंट याद रखना। देखिए एक सिंपल, क्या? न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ, इसको एकदम रट लीजिए क्योंकि डायरेक्ट हम उस पर आ जाते हैं चार्जेस पे, है ना। न्यूट्रल कंपाउंड, ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद क्या आता है? नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या है? सिमिलर कंपाउंड के पूछे भी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के पूछे, बहुत आसान हो जाएगा बताना। पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? ये है आपका कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, नॉर्मल कंजुगेशन। और अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी एग्जैक्ट ही लिया था। एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाला, फिर नॉर्मल कंजुगेशन वाला और फिर ये लास्ट जिसमें कंजुगेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर? C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। ये हो जाएगा ऑर्डर, यानी एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद से नॉर्मल कंजुगेशन, और इसमें तो कोई कंजुगेशन प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये देखिए JEE मेंस का एक क्वेश्चन था जो आप विद इन 40 to 50 सेकंड्स में देख के बता सकते थे, है ना, अगर आपको सारा कुछ याद है तो। जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो बहुत इजी है ना। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये आया था JEE 2009 में। इसमें भी क्या करना था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी। अभी ये दिखने में तो क्या लग रहा है? देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर आप नहीं देखोगे ठीक से इसको। तो ऑक्टेट कंप्लीट और इन सब पॉइंट का ध्यान नहीं रखोगे। यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले अपने क्या देखना है? न्यूट्रल कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल। कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है? नहीं, आगे आना है तुरंत। ऑक्टेट कंप्लीट पे बात करेंगे आप। देखिए इसमें देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, इस वाले नाइट्रोजन का भी है। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। यहाँ पे देखिए कार्बन का नहीं है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पे देखिए इस वाले नाइट्रोजन का नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अभी रिवीजन में इतना टाइम नहीं है कि एक एक का ऑक्टेट ऐसे इलेक्ट्रॉन गिना जाए, तो आप खुद से करके देखिए। नहीं आता है तो थोड़ा रुक के बेसिक से करके देखिए।
तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो क्या है, सेकंड और फोर्थ से तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और इन दोनों का नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का तो ज्यादा होगा सेकंड एंड फोर्थ से, फर्स्ट एंड थर्ड का ज्यादा। अब क्या ऑर्डर होगा देखेंगे, सेकंड एंड फोर्थ से। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा ऑक्टेट कंप्लीट, तो आप देखो अगला पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसका ज्यादा हो। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे आप यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे मतलब जो ऐसे दिख रहे हैं, बाकी तो सराउंडिंग एटम तो सेम है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने सिर्फ 5 5 है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, इन दोनों में ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो उस वजह से भी क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी और सेकंड एंड फोर्थ की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमारे है ना कितने पॉइंट हो गए, हमारे 3 पॉइंट शुरू हो गए। न्यूट्रल कंपाउंड हमने देख लिया, कोई नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट और कोवेलेंट के हिसाब से तो ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, यानी कि इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन दोनों से। अब क्या होगा हम देखेंगे, जो हमारा पॉइंट है कि नेगेटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इन दोनों को देखिए, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे है कार्बन के ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखो तो दोनों पे ही है ना, तो ये तो कोई बात नहीं नाइट्रोजन। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है, वैसे तो देखिए आप तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, बट इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों की कंडीशन सेम है। तो क्या देखेंगे, अगला नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तो CH यहाँ पे कार्बन पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। अगला इसमें देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ये है ना 2009 का क्वेश्चन है, काफी इजी है। आप बस रेजोनेंस स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो देख के उसको डरना नहीं है, शेप साइज कितना भी बड़ा है, स्ट्रक्चर कैसा भी है, बस वो पॉइंट ध्यान में रखने हैं और ऑक्टेट गिनने आने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं ये करना आना चाहिए। जो हम टॉपिक अब देख रहे हैं उसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में बहुत ज्यादा डाउट होता है कुछ लोगों को, क्या है क्या नहीं है। मैं कहता हूँ ये सब बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान नहीं देते, अपन 2 कंपाउंड लेते हैं सबसे सिंपल। एक कंपाउंड हम लेते हैं ये CCl3 माइनस, और दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं ये CH2 माइनस। ये 2 कंपाउंड हम लेते हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसका देखिए, इसका तो बहुत आसान है बनाना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बहुत इजीली ये तो तुरंत बनाया जा सकता है। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए क्या हो कह रहा है, जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो किस सबसेल का है, कार्बन के पास SnP होता है, P सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वो P वाला है। तो जो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, P पाई रेजोनेंस, P पाई रेजोनेंस। रेजोनेंस के भी टाइप होते हैं बहुत सारे, कि डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है P सबसेल से, कर भी किससे रहा है, P सबसेल से, तो P पाई रेजोनेंस हो गया। यहाँ पे देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आसानी से बना लोगे। पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, इस तरह से आएगा, एक और स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात क्या आप देखिए, जो कार्बन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो क्लोरीन ले रहा है। अब कैसे ले रहा है देखिए, ध्यान समझिए कि क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए तो कितना आता है इसका 3s2 3p5, और एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसके s और p सबसेल दोनों ही कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये लोन पेयर जा कहाँ रहा है, ये जो लोन पेयर आया है, जो अगला बॉन्ड बना वो जा कहाँ रहा है। आप ध्यान सोचिए कि ये जो बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड, उसकी वजह से तो क्या हुआ 3p5 से 3p6 हो चुका है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो जो ये लोन पेयर वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा 3D में, क्योंकि थर्ड सेल है इसके पास, तो 3D क्या है इसका वैकेंट। तो जो P सबसेल में इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वो कहाँ जा रहा है D में, D सबसेल में। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो क्या है, P पाई D पाई रेजोनेंस। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं होता, बस P पाई रेजोनेंस जो होता है वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो होता है P पाई रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस में अगर P पाई D पाई है तो मेसोमेरिक नहीं होगा।
यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि जैसे रेजोनेंस है, सपोज ये रेजोनेंस है, इसमें पी पाई भी है और पी पाई डी पाई भी है। तो जो पी पाई वाले हैं वो क्या है, मेसोमेरिक है। तो क्योंकि रेजोनेंस का कुछ पार्ट ही तो मेसोमेरिक हो रहा है, तो सारे के सारे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस तो है, बट जितने रेजोनेंस है वो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पी पाई डी पाई रेजोनेंस क्या होता है, मेसोमेरिक नहीं होता। मेसोमेरिक इफेक्ट पे हम डायरेक्टली अब टॉपिक पे आते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसको सिंपली वो क्या है, रेजोनेंस ही है। प्रॉपर्टीज ये है मेसोमेरिक इफेक्ट की कि ये जो इफेक्ट होता है वो भी परमानेंट इफेक्ट होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट ये भी इफेक्ट परमानेंट होता है। और दूसरी चीज क्या है, रेजोनेंस में क्या होती है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली चीज हो गई क्या है, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट क्या है, क्या होता है, पी पाई रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट, पी पाई रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पी पाई जहां रेजोनेंस होगा उसको मेसोमेरिक कहेंगे। ऑब्वियसली वो भी रेजोनेंस है वो, लेकिन पी पाई को हम मेसोमेरिक में लाएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है क्या, ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। याद रखिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम इसको देंगे हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि जितने भी इफेक्ट प्रेजेंट है, अगर किस कहीं पे हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है ना, मेसोमेरिक का। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो तो ये बहुत ही फेबल इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट जो है। अब हम देखने जा रहे हैं कि प्लस एम और माइनस एम क्या होता है। अगर प्लस एम और माइनस एम की बात करें तो जैसे प्लस आई और माइनस आई था, वो क्या था, प्लस आई था इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स जो थे, और माइनस आई क्या था, इलेक्ट्रॉन पुलिंग। तो प्लस एम और माइनस एम को हम देखेंगे। प्लस एम जो इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाया रेजोनेंस, वाया मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि प्लस एम इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और दूसरा चीज है माइनस एम ग्रुप जो है, माइनस एम होता है इलेक्ट्रॉन टेकिंग, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग है, इलेक्ट्रॉन टेकिंग वाया रेजोनेंस। तो प्लस एम क्या हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, माइनस एम क्या हुआ, जहां पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो प्लस एम ग्रुप क्या होगा, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और माइनस एम ग्रुप क्या होगा, ऐसा कोई भी पेयर जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से। अब हम देखेंगे कुछ ग्रुप्स को हम देखने जा रहे हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है। हम उसको देखते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को। अब ये ग्रुप्स दिए हुए हैं, है ना, कंपाउंड में ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, यानी कि बेंजीन रिंग में बेसिकली जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसको आपको बताना है कि कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है, क्योंकि अभी तो हम जल्दी जल्दी बस देखते जाएंगे। अब देखिए, आप सपोज जैसे ऑक्सीजन के पास है, देखिए OH के पास, सबको ये पता होगा ऑलमोस्ट इसमें कौन सा प्लस एम है, कौन सा माइनस एम है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये क्या करेगा, लोन पेयर रिंग को डोनेट करेगा। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन सा ग्रुप हुआ, प्लस एम। लेकिन ध्यान से याद करो तो क्या है, जो OH था वो क्या था, माइनस आई था, और प्लस एम। तो अगर कहीं पे लगा हुआ है OH ग्रुप, अगर कहीं पे ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां प्लस एम और माइनस आई दोनों शो कर रहा है, सपोज अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ये देखिए प्लस एम और माइनस आई है, और प्लस एम जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्लस एम ग्रुप कहीं प्रेजेंट है तो एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा। तो अभी ग्रुप कहीं लगाया तो आप क्या करोगे, तो क्या करना है, मेसोमेरिक को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, मैंने बोला था। तो मेसोमेरिक क्या है, प्लस एम, तो ये कहीं पे अगर लगाया तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा। ऑर्थो इफेक्ट वगैरह की बात करेंगे हम थोड़ी देर में, है ना, वहां पे एक्सेप्शंस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए लोन पेयर लगा है, लोन पेयर है तो क्या होगा, प्लस एम ग्रुप, सेम है। अगर यहाँ पे O होता तो भी ये क्या होता, प्लस एम ग्रुप ही होता। यहाँ पे देखिए सेम OH की तरह इसके पास भी लोन पेयर है, कौन सा ग्रुप होगा, प्लस एम। तो ऊपर जितने भी लिखे हैं कौन से ग्रुप में है, सारे प्लस एम, जो भी ग्रुप्स हैं कौन से हैं, प्लस एम ग्रुप्स। नीचे देखिए आप, ये सारे ही माइनस एम है। अगर आप करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जैसे देखिए CHO कैसा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा।
तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, वो इस तरफ आएगा। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो कौन सा ग्रुप होगा, -m। सेम इसी तरह से COOH भी क्या होगा, -m ग्रुप होगा। ये सारे क्या -m ग्रुप हैं, तो +m और -m ग्रुप। और अगर एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर पे हम अलग अलग वैसे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हमको SIP, SIR, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बट स्टिल अभी बता देता हूँ कि रिलेशन क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट का, कि एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, -m के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +m के। और बेसिक नेचर की अगर बात करें तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -m के। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही छोटा सा, आपको बस लॉजिक लगा के बताना है कि इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। लेते हैं हम एग्जांपल। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन तीनों में जो है हमको रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है। तो रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सबके ही पास क्या है, एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो तो सारे ग्रुप क्या है, +m है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, ये भी बात पक्की है। ये सारे ग्रुप क्या है, +m है, और +I भी थे अगर आपको याद हो तो, +m है, ये सारे ग्रुप क्या है, +m। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी बढ़ाएंगे इसमें से, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाएगा, ध्यान से, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है जितना इस पे है। तो ये क्या करेगा, अच्छा +m ग्रुप है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, आसानी से दे देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से आसानी से दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें रिंग में सबसे ज्यादा होगी A की, उसके बाद होगी B की, ये B कंपाउंड है, C कंपाउंड है सपोज, तो उसके बाद होगा C का। ये तीनों ही क्वेश्चन हो गए। तो अभी हमने देख लिया, क्या प्रॉपरली देख लिया रेजोनेंस क्या होता था, और मेसोमेरिक और रेजोनेंस किस तरह से रिलेटेड है, कौन से ग्रुप +m ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप -m ग्रुप होते हैं, +m या +m -m और +I और -I में से किसको प्रायोरिटी देनी है, यानी कि इंडक्टिव को प्रायोरिटी देनी है, मेसोमेरिक को देनी है। ये सारी चीजें हमने देखी, कुछ कुछ ग्रुप्स देखे हमने, और एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का इनसे क्या रिलेशन है ये देखा हमने। अब जो हम अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। ये इफेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम कार्बोकैटायंस की या है ना एल्केन्स की। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत ज्यादा थ्योरी में तो नहीं जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को तो लेते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन को, और हम क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसको देखते हैं। चलिए, जैसे इसको देखिए, आप इस कंपाउंड को देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह। ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की क्या क्या कंडीशंस होती थी, याद करने की कोशिश करिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपनी तैयारी को एक बार जज करिए, है ना, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये इसके पास, इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, देखिए कितने हैं, 1 2 3। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, तो क्या होगा, किसी भी एल्कीन में है ना डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, किसी भी कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या है, ये सब कंडीशंस हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी साथ में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। चलिए अब देखिए क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। ये सिग्मा बॉन्ड जो इस पोजीशन का है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए ध्यान से सोचिए, 2 हाइड्रोजन है तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और H+ निकल जाएगा। अब यही चीज ये इसके साथ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर ये हाइड्रोजन ना निकल के, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ का ना निकल करके यहाँ का निकलता, तो क्या होता, देखिए ये वाला भी तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था और H+ निकल सकता था, तो क्या होता, देखिए इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर।
और H+ निकल जाता। कहने का मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन्स में से कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो पहली बात तो देखिए इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो है बॉन्ड नहीं है ना, इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या इसीलिए हम इसको कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। और जो भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अगला स्ट्रक्चर और बना लेते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन भी 2 दे सकता है, तो क्या होगा, ये किस तरह से हो जाएगा, CH2, इनके बीच डबल बॉन्ड और H+। तो 3 स्ट्रक्चर दिया। तो पहली चीज तो होगी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। और दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो रहे हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में हमको एक चीज पता चले कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी कार्बोकैटायन है, एल्कीन है, इन सब में अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है तो ये कंपाउंड क्या करेगा, ऐसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिनमें कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहते हैं, जैसे जो ये दोनों ग्रुप है इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। और दूसरी चीज है नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो नंबर्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, अल्फा हाइड्रोजन के। तो 2 पॉइंट हमको पता चला कि पहला तो नो बॉन्ड रिजोनेंस करते हैं इसे, दूसरा नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आपको पता जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड के उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि क्या हम कह सकते हैं यहाँ से कि अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा और स्टेबिलिटी ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेट करना चाहो, देखो ये ग्रुप देखो, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, गिनने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, 9। इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिवली इनकी देखिए टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यहीं से सब बातें आती हैं ये सब। तो क्या है, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी। एक और कंपाउंड देखते हैं हम, इसका बताइए आप, चलिए है ना, आप करने की कोशिश करिए। आप में से बहुत सारे लोग इसका क्या बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 6। आप में से बहुत सारे लोग 6 बता रहे होंगे, बट ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को फिर से। अगर आपका आंसर 7 आ रहा है तो आप सही है, लेकिन अगर 6 आ रहा है तो गलत है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ भी तो एक हाइड्रोजन है, मतलब ये मैं इसलिए बताऊं ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या होंगे इसके, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि जो ये कार्बोकैटायन है जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रेस्पेक्ट में टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, इसके 7 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमको पता चला कि जब जो है जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा, उतने ही ज्यादा नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और ये भी क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, प्लस एच जो है वो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। अब कंबाइनली हम मेसोमेरिक, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब को लेके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे कंपाउंड की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक एंड बेसिक नेचर जा रहे हैं डिस्कस करने। अब यहाँ 2 क्वेश्चंस लिए मैंने एसिडिक ऑर्डर के। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से देखते हैं एसिडिक ऑर्डर को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि इन चारों कंपाउंड में हमको क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा सबसे कम एसिडिक है। तो इनमें सबसे पहले हमको अपने को ध्यान देना होता है ना कि कौन सा ग्रुप है जो एसिडिक है। देखिए यहाँ पे क्या OH 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 हर जगह है। अब देखिए कौन सा ग्रुप इनमें लगा हुआ है, फिनॉल में क्या लगा है, क्लोरीन, यहाँ पे लगा है मिथाइल, यहाँ पे लगा नाइट्रो और यहाँ पे लगा है क्या, OCH3 है ना। तो क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, -I और +M, क्लोरीन -I और +M। मैं एक चीज बता दूं आपको, जो क्लोरीन फ्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं, जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनके लिए क्या होता है, -I इफेक्ट ज्यादा होता है +M के कंपैरिजन में, यानी उनका +M इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना -I। तो यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट काम करेगा, -I। यहाँ पे देखिए इसका +I, ये +I ग्रुप है, यहाँ पे देखिए -I, और यहाँ पे ध्यान देखिए ये कौन सा ग्रुप है, OR, एक है ना एल्काइल ग्रुप लगा है ना इसके O के आगे। तो ये क्या है, ये ध्यान से आप सोचिए, तो -I था और +M था,
ये हमारा टोटल हो गया कि कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। फिनॉल में एक जगह माइनस आई ग्रुप लगा है, यहाँ प्लस एम प्लस आई लगा है, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई और प्लस एम। तो मेजोमेरिक इफेक्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी। तो उस हिसाब से ये वाला यानी कि प्लस एम जो है, प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा। तो डी हो गया सबसे कम एसिडिक, डी सबसे कम। ध्यान देखिए यहाँ पे दो माइनस आई वाले हैं, यानी कि जो दो हैं वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने वाले हैं और दो एसिडिक कैरेक्टर घटाने वाले, यानी इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा। तो डी का हमारा सबसे कम था, उसके बाद आएगा बी, है ना, बी का उसके बाद सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा प्लस आई ग्रुप। अब बात करते हैं दो की, OH में जो Cl लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, NO2 लगा हुआ है। तो NO2 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा माइनस आई ग्रुप होता है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा ये, तो C फिर A फिर B फिर D, है ना। ये JMS 2013 का क्वेश्चन था। अब दूसरी चीज आती है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप क्यों पहचान लो इसको कि OH ग्रुप है एसिडिक या कोई और ग्रुप है। जैसे ध्यान से एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज हमने कहा कि एक ग्रुप हमने लिया, सपोज ये यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे ऐसा करके ले लिया। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के मिस्टेक्स मत करना। आप ऐसा ले लिया आपको, आप तुरंत पता क्या करने लग जाते हो, आप कहते हो कि फिनॉल में कहाँ कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे COOH ग्रुप जुड़ा है और इनका प्लस आई माइनस आई चेक करते हो। गलत है ना। देखिए कैसे, यहाँ पे जो एसिडिक ग्रुप है वो कौन सा है, OH है, यहाँ से हाइड्रोजन H+ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो COOH प्रेजेंट है, एसिडिक AB है, बट COOH तो क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा एसिड है। तो आप ये मान के चलो यहाँ पे क्या है, एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आ रहा है, फिनॉल ग्रुप पे जो H+ है यहाँ पे उसकी वजह से आ रहा है, और NO2 की वजह से क्या बढ़ रहा है। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या मेनली COOH की वजह से। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इन्हीं दोनों को आप देखेंगे, आप नीचे के भी ग्रुप्स को भी देखेंगे। अब इनकी बात करते हैं, कि इनका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। इनका एसिडिक ऑर्डर होगा, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले तो आप देखिए बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि ये जो कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप हैं इन दोनों की ज्यादा होगी किससे, इन दोनों की कंपैरिजन, इन दोनों से। तो इनमें देखिए आप देखिए यहाँ पे सिंपल क्या है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो जो CH3 लगा हुआ है कौन सा ग्रुप है, प्लस आई, और प्लस आई क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर कम। तो C और D में किसका ज्यादा, C का ज्यादा D का कम, C का ज्यादा D का कम। इनमें देखिए आप B का ज्यादा होगा, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आई। मैंने बताया था इसका प्लस एम इसके माइनस आई से कम होता है। क्लोरीन क्या है, प्लस एम ग्रुप है, लेकिन माइनस आई उसका क्या होता है, कंपैरिजन हैलोजेंस का माइनस आई प्लस एम के से ज्यादा होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, B का ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद B का फिर A का। देखिए तो सबसे पहले दोनों कार्बोक्सिलिक वाले C एंड D, उसमें भी C का ज्यादा क्यों, क्योंकि उसका प्लस, उसके पास प्लस आई नहीं, इसके पास प्लस आई है। और इन दोनों में देखिए यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ऑर्डर आ जाएगा C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। अब हम देखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसका नाम आपने सबने सुना होगा, बट ये क्यों होता है नहीं जानते आप, बहुत है ना। इसको ध्यान समझाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, मैं जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे आप क्या कहते हो, जैसे सपोज एक ग्रुप लेते हो आप, यहाँ पे आपने ले लिया COOH, यहाँ पे ले लिया आपने CH3, और यहाँ पे आपने ले लिया COOH और कोई भी यहाँ पे ले लिया आपने माइनस आई ग्रुप, सपोज NO2, या ऐसे ले लिया, इसको ही ले लिया, जो भी। तो आप क्या सोचते हो कि यहाँ पे एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम। बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ऑर्थो इफेक्ट कहता है, नाम लिख लीजिए टॉपिक का, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, है ना, कार्बोक्सिल, ये इफेक्ट मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड में ही होता है। तो इनके ऑर्थो पोजीशन पे चाहे ग्रुप प्लस आई हो, चाहे माइनस आई हो, चाहे कोई भी ग्रुप लगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या होंगे, ये ज्यादा एसिडिक होगा। और ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखिए, तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। और ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम किसी भी एसिडिक कैरेक्टर को कैसे निकालते हैं कि ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको इसका H+ निकाल लेते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। और COO-, ये इसका क्या है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे H+ निकल जाएगा, H2O से ऐड होकर H3O+ हो जाएगा, H2O से रिएक्शन कराने पे। अब देखिए जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा
तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं ये। तो यहाँ पे हमने लिया है ग्रुप और COO- का हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब देखिए अगर आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, आर्थो पोजीशन पे इसके कोई ग्रुप है, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड यहाँ अवेलेबल है, ये जो ग्रुप है वो इसके साथ इसके प्लेन में नहीं रहना चाहेगा। जिस प्लेन में ये है उस प्लेन में नहीं रहना चाहेगा। ये क्या कराएगा, इसका रोटेशन कराना चाहेगा। और अगर ये बॉन्ड रोटेट होगा तो ये देखिए ध्यान समझिए, ये बॉन्ड रोटेट होगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो देखिए जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है वो भी एक प्लेन में नहीं रहे तो आपस में डीलोकलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो डीलोकलाइजेशन किसके किसके बीच होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिर्फ इनके बीच हो जाएगा। आप ध्यान देखिए, पहले क्या था, पहले ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहे थे, इसके साथ भी क्या कर रहे थे, डीलोकलाइजेशन कर रहे थे। बट अभी ये ग्रुप लगने की वजह से क्या हुआ, ये रोटेट हो गया। तो रोटेट होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला लोन पेयर इसके साथ कर रहा है ना डीलोकलाइजेशन। तो इसकी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है आप ध्यान से समझिए, ऐसे हवा में नहीं बात कर सकते। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। अगर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के देखिए तो ऐसा आएगा। ध्यान देखिए, दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि दोनों में सिमिलर नंबर ऑफ बॉन्ड है, दोनों की बॉन्ड पोजीशन सेम है। दोनों ही कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी निकालेंगे तो इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनका इक्वल है, इसी वजह से क्या होगा, ये दोनों ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। और कभी भी किसी भी कंपाउंड के अगर सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन, तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। यानी कि ज्यादा स्टेबल है तो कॉन्जुगेट बेस इसका बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी H+ डोनेट करने में बहुत खुशी है इसको, है ना, आसानी से डोनेट कर देगा ना ये। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा है, चाहे वो प्लस आई हो, चाहे माइनस आई हो, चाहे प्लस एम हो, चाहे माइनस एम हो, कोई भी ग्रुप हो, तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, है ना। पिछले 2016 के एडवांस में इस पे क्वेश्चन आया था, 2016 के एडवांस में इस पे क्वेश्चन आया था कि इस तरह का ग्रुप दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे COOH दिया हुआ था, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH दिया हुआ था। तो क्या आर्थो पोजीशन पे OH है तो इनकी और ग्रुप से क्या होंगी, इसके और ग्रुप्स के कंपैरिजन में इनका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, प्लस एम, माइनस एम, उनकी एसिडिक कैरेक्टर पे उनका क्या असर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा आर्थो इफेक्ट, कुछ एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस करे हैं। बट एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर पे और क्वेश्चंस करने के लिए जैसे आप SIR और ऐसे टॉपिक्स और देखिए, एक बार आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सब बताऊंगा, वैसे एक बार SIR, SIP, ये सारी चीजें एक बार मैं बताऊंगा। बट आप स्टिल एक बार रिवाइज करो, इसको जाके ढंग से पढ़ो। तो अब तक अगर हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो अब तक हमने इफेक्ट्स को ढंग से देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, बॉन्ड फिजन क्या होता है। ये दो टॉपिक हमने ढंग से कवर किए हैं। एसिडिक कैरेक्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, एसिडिक कैरेक्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। आप SIP और SIR जाके रिवाइज करो और आप कुछ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। अगर आप इसको ढंग से फॉलो किया तो आप कुछ क्वेश्चंस करने के लायक हो गए हो। बट नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसका। मैं जो है उसमें और एसिडिक और बेसिक नेचर के क्वेश्चंस कराऊंगा और एरोमेटिसिटी के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। और देखते हैं जैसा टाइम अलाउ करेगा मैं और लेक्चर डालूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।